हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 10वीं के विज्ञान का पेपर और इसका पहला पार्ट यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ में भौतिक विज्ञान का खंड हम सॉल्व करेंगे। कोड है 824 IN 2024 का 5वां सेट है। तो आइए शुरुआत कर देते हैं सवाल को हल करने की। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी v प्लस u की वैल्यू बताना है। तो इसको या तो आप सॉल्व कर लो या फिर लॉजिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि उत्तल लेंस किस समय पर वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक। तो एक ही कंडीशन है, जब उत्तल लेंस के फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर वस्तु रखा हो, उसी कंडीशन में वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के आकार का बनाता है। तो इसमें अगर फोकस दूरी 10 दिया है तो इसकी 2 गुनी फोकस दूरी हो जाएगी 20। तो 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा होगा और दूसरी तरफ 20 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। दूसरा सवाल है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब को छोटा ही बनाता है, यानी आवर्धन हमेशा 1 से कम होगा। तीसरा सवाल है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो क्षमता की वैल्यू होती है फोकस दूरी से डिवाइड करना है 100 में, जब ये सेंटीमीटर में हो। अगर ये मीटर में है तो 1 में हम फोकस दूरी से डिवाइड करेंगे। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो हम 100 में 20 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा, यानी फोकस दूरी इसकी 5 होगी। अब चूंकि यहाँ पे सवाल में कहा अभिसारी यानी उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस प्लस होती है तो क्षमता भी प्लस में ही होगी। 10वां सवाल है, एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है। यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन सबसे कम होगा, यानी कौन सी लाइन लगभग सीधी गुजर जाती है। तो वो होता है लाल कलर, जो कि सबसे ऊपर होता है और सबसे कम यही मुड़ता है। 5वां है, किसी पदार्थ के L लंबाई और A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L और क्षेत्रफल A/2 है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। ये सूत्र से इसको हल करना होगा। सूत्र होता है R1/R2 इक्वल L1/L2 इंटू A2/A1। सवाल में दिया है कि 4 ओम का है। दूसरे कंडीशन में क्या प्रतिरोध आएगा नहीं पता। लंबाई L है और दूसरे वाले वायर की लंबाई 2L है। पहले का क्षेत्रफल A है और दूसरे का क्षेत्रफल A/2 है। A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो ये होगा 1/4 और 4 का 4 में गुणा हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू बनेगी 16 ओम, यानी जब लंबाई 2 गुनी और क्षेत्रफल आधा कर देंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो 4 पहले से था, 4 गुना होकर 16 ओम आ जाएगा। 6वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता। तो वैद्युत शक्ति का सूत्र होता है VI। जब हम V को IR में बदलेंगे तो I² R आएगा, I को V/R में बदलेंगे तो V² R आएगा। मतलब ये किसी भी कंडीशन में पावर से कनेक्टेड नहीं है। 7वां है, किसी धारावाहिक चालक के कारण उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है यहाँ पे, अब यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होता है। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 10, क्योंकि सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10⁻², यानी एक अणु में लगभग जल के 10 अणु हैं। निम्न में से कौन अधातु है, हीलियम गैस।
धातु के लिए कौन सत्य नहीं है? धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया करने पर क्या बनता है? जिप्सम। एथेनॉल को सोडियम से अपक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 X और Y। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं श्वसन। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी हो? वो है पपीता। और एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर पर पहुंचती है? लगभग 5 से 10% के आसपास पहुंचती है। से इसमें कुल 20 विकल्प हो जाएंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एस्ट्रोजन। उसके बाद यहाँ से सवाल शुरू होता है भौतिक विज्ञान के लिए जो खंड है उसका सवाल। कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन से प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। इसे क्यों वरीयता देते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए। दूसरा है एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु का अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाती है। प्रतिबिंब की स्थिति और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ये सवाल तो लगाना पड़ेगा। ये है सवाल नंबर 21 और उसका दूसरा सवाल में अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और साथ में वस्तु की ऊंचाई जो है वो दिया 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 4.5 सेंटीमीटर। और साथ में कहा कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। आभासी बनने का मतलब है कि V का साइन पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दर्पण में जो सूत्र होता है वो होता है माइनस में V/U। तो HI की वैल्यू है 4.5, HO की वैल्यू है 3। आभासी है इसलिए दोनों का साइन एक जैसा रहेगा, दोनों प्लस, नहीं तो यहाँ पे एक माइनस इस्तेमाल होता। बराबर माइनस में V की वैल्यू नहीं पता, U की वैल्यू -8 है, ऋण और ऋण खत्म, तो V की वैल्यू हो जाएगा 4.5 × 8/3। तो ये हो जाएगा 36/3 यानी 12 सेंटीमीटर। ये हो गया V का मान। अब इसमें कहा फोकस दूरी बताओ, तो सूत्र होता है 1/f = 1/v प्लस में 1/u, या फोकस दूरी को लिख सकते हैं uv/u + v। तो u की वैल्यू है -8, v की वैल्यू है 12, नीचे -8 × 12, 12×8 = 96 और 12 में से 8 घटाएंगे आएगा 4, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इसमें सवाल में पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति, तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है। अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष क्या होता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है। तो इस सवाल का और अगले वाले सवाल का जो जवाब है, एक हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, वहाँ पे आपको एक एक सवाल का जवाब, लगभग 1-1 घंटे की वीडियो है, वहाँ पे आप इसको सीख सकते हैं। अगला सवाल है 23वें का पहला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? इस बल की दिशा ज्ञात करने के नियम लिखो। यही सवाल सेम पीछे के सेट में है, तो वहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है। दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका जवाब।
सवाल है सवाल नंबर 23, इसका दूसरा खंड। R की वैल्यू है 25 ओम और V की वैल्यू है 12 वोल्ट। प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा का मान बताओ। तो H की वैल्यू होती है VIT। तो यहां से हम लिखेंगे H/T की वैल्यू होगा VI प्रति मिनट, यानी जब T का मान होगा 1 मिनट, उस समय की बात करनी है। तो हम T की जगह पे 60 सेकंड रखेंगे, क्योंकि जब भी सवाल लगाते हैं तो वैल्यू यहाँ पे सेकंड में ही ली जाती है, लेकिन चूंकि सवाल में मिनट का है तो इसलिए T को 60 करना पड़ेगा। खैर, सबसे पहले हम इसको लगाते हैं V और I को। तो अब चूंकि हमें I नहीं दिया है, V दिया है, तो इसका सूत्र हम लिखेंगे V²/R। V की वैल्यू 12, इसका वर्ग बटे में 25, 12 का वर्ग 144 बटे में 25, डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 25 पंजे 125, फिर उसके बाद बचेगा यहाँ पे 19, डिवाइड कर सकते हैं इसको 190 हो जाएगा, और 25 सत्ते 175, और फिर बचेगा 15, 25 छः 150, यानी 5.76। अब क्योंकि सवाल में कहा है प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कुल कितनी ये ऊष्मा लेंगे, तो 1 मिनट के लिए अगर हमको निकालना होगा T बराबर 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो उस पर जब हम निकालेंगे तो 5.76 का गुणा करेंगे 60 से, तो हो जाएगा 0, 6 का गुणा 6 में 36, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 पंचे 30, 4 34, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 345.6 जूल। 1 मिनट में इतना जूल एनर्जी खर्च हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जो लगाना है, वो है 24वां सवाल। नीचे दिए गए परिपथ में 10, 40, 20, 30, 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए हैं। दिखाए गए अनुसार 18 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़े गए हैं। कई चीजों को निकालना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल धारा, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पे आप देखो 10 ओम और 40 ओम, इनके बीच का जो कुल प्रतिरोध होगा, हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप लगा देते हैं। आर ए बी के बीच में कुल प्रतिरोध, अब 10 और 40 समांतर में है, तो समांतर को हल करने के लिए 10 और 40 से गुणा बटे 10 धन 40, यानी ये हो जाएगा 400 बटे में 50, यानी 8 ओम। ए बी के बीच ये हो गया। उसके बाद हम बी सी के बीच का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो अब इसमें दिया है 20, 30, 60, ये देखिए इसमें दिया है 20, 30 और 60, ये 3 प्रतिरोध समांतर में है। तो इनको कैसे हम लगाएंगे, तो इनको लगाने के लिए हमारे पास जो 3 प्रतिरोध हैं वो है 20, 30, 60, उनका हम कर देंगे गुणा, और नीचे 2 लोगों का गुणा करके जोड़ते जाएंगे। 20 गुणे 30 धन 30 गुणे 60 धन 20 गुणे 60, 20, 30, 30, 60, 20, 60। तो यहाँ पे इनका गुणा करेंगे तो 3 जीरो हो जाएगा, 6 3 18 दूनी 36, 36,000, और नीचे 600, फिर 1800 और 1200, 18 12 3000, तो ये हो गया 3600, यानी 36,000 बटे में 3600 बराबर आएगा 10, यानी BC के बीच की कुल वैल्यू आएगी 10 ओम। तो R से RAC यानी A to C के बीच की वैल्यू होगी 8 + 10 यानी 18 ओम। तो ये हो गया कुल प्रतिरोध की वैल्यू, 1 का जवाब आ गया। कुल धारा पूछा है तो I की वैल्यू होगी कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। कुल वोल्टेज 18 वोल्ट की बैटरी थी और 18 वोल्ट टोटल आया है, ये 18 ओम, तो 1 एम्पियर होगा। उसके बाद कहा था AB के बीच में विभवांतर, तो V माने होता IR, तो I गुणे RAB, I की वैल्यू 1 और RAB की वैल्यू I है 8, यानी होगा 8 वोल्ट। ये इसका हो जाएगा जवाब।
उसके बाद फिर से यहाँ पे कुछ और सवाल हैं, ये लगा लीजिएगा आप यहाँ से। चाहे तो आप इसको 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 करके लगाओ, या फिर इस तरीके से लगा लो आप। अगला यहाँ पे सवाल दिया, एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाओ। विद्युत चुंबक क्या होता है, इसके दो उपयोग लिखो। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक से कैसे अलग है। सवाल में कहा है कि एक धारावाही लूप है, इसके कारण बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाओ। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे ही गोल गोल आपको बनानी होंगी, इस तरीके से बनेंगी ये न्यास करके। और साथ में इसमें जो दूसरा कहा है विद्युत चुंबक क्या होता है, इसके दो उपयोग लिखो। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, जब किसी धारावाही परिनालिका के बीच या विद्युत धारावाही परिनालिका के सिरों पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस समय परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। इसका दो उपयोग बताओ। तो इसका एक उपयोग है विद्युत चुंबक का कि हम इसका कंपास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्युत चुंबक का उपयोग वोल्ट मीटर और एम्पीयर मीटर के अंदर किया जाता है, चौक कुंडली बनाने में किया जाता है, ट्रांसफार्मर बनाने में किया जाता है, बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। सवाल में कहा विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक से कैसे भिन्न है। तो विद्युत चुंबक जो होता है, इसमें जब तक विद्युत धारा होती है तब तक इसके अंदर चुंबकीय गुण होता है। जैसे ही विद्युत धारा बंद करते हैं, इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो यही था आज का ये पाठ, जिसमें हमने भौतिक विज्ञान के खंड और साथ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने आपको जो कुछ बताने की कोशिश की है समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के पाठ में आगे के टॉपिक के साथ।